अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो एक बात तो कंफर्म है, आप वोकैब सीखना चाहते हैं और ये हमारी वोकैब की ही सीरीज चल रही है। हमारे पास दो टाइप के बच्चे आ गए हैं। एक वो जो हमारे साथ लेक्चर 1 से जुड़े हुए हैं, अगर मैं वोकैब की बात करूं। सेकंड बच्चे वो जिन्होंने इस लेक्चर को पहली बार देखा है। आपको करना कुछ नहीं है, इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी ने कर ही लिया होगा। आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर देना है। इससे होगा क्या, इससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? ये नहीं कर सकते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। क्लियर है? पुलिस एकेडमी का सारी चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, देखना जरूर है। अगर आप हमारे साथ ये हमारा फोर्थ लेक्चर है, अगर आप इस लेक्चर में जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा लेक्चर 1 देखकर आइए, लेक्चर 2 देखकर आइए, लेक्चर 3 देखकर आइए। क्लियर है? अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और कंप्लीटली फ्री रहेगी, बिल्कुल भी पेड नहीं करी जाएगी। क्लियर है? आपका काम है इसको शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ में जोड़ना। क्लियर है? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपनी वोकैब की स्पेशल सीरीज चल रही है। किस किस एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं ये मैंने यहाँ बता ही दिया आपको। हम एसएससी के सभी एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश जैसा पोर्शन आता है और इंग्लिश में वोकैब आती है, हम उसको कवर कर रहे हैं। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह है। आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह है। सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, यूपीएससी के एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, वोकैब आती है और ईडीएम एंड फ्रेजेस आते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है? स्टेट लेवल के बहुत से एग्जाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसमें हो गया। क्लियर है? ये चीजें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बच्चे बहुत कमेंट्स करके पूछते हैं सर क्या ये मेरे एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगा। तो बच्चा आपको बस एक ही चीज देखना है कि अगर आप इंग्लिश की तैयारी, अगर आप किसी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आप वोकैब सीखेंगे और क्लास में ही याद करेंगे, क्लास में ही मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्लास में ही स्कोर देंगे, क्लास में ही एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? चलो फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन किस चीज की बात कर रहे हैं? अभी अपन चला रहे हैं सर ईडीएम एंड फ्रेजेस की सीरीज। हम वो कैब को कंप्लीट करेंगे, ईडीएम फ्रेज खत्म होगा हमारा, हम कहीं ना कहीं वन वर्ड उठा लेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। कराने का तरीका जो है वो बहुत यूनिक है। क्लियर है? जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो आज जुड़े हैं वो इस लेक्चर को देखकर समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 41 जो ईडीएम है वो चल रहा है। हम अब तक 40 ईडीएम्स को कवर कर चुके हैं। लेक्चर 1 में 1 से 15 आया था, लेक्चर 2 में 16 से 30 था, लेक्चर 3 जो था उसमें 31 से 40 और अब हमारा चल रहा है 41। ये लेक्चर 4 है। कंप्लीट देखना आपको लेक्चर 1 से लेकर अभी जो चल रहा है, और आगे जो सीरीज आएगी सारी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं ईडीएम फ्रेज का आज का लेक्चर। पहला ईडीएम है, इसको पढ़ना एक बार। बहुत बढ़िया। पहला ईडीएम कह रहा है आपका ब्राउन स्टडी। सर अगर मैं इस ईडीएम को बड़े ध्यान से देखूं तो मैं इससे एक मीनिंग निकाल सकता हूं। क्या? स्टडी मतलब पढ़ना। स्टडी का और कोई मीनिंग? हाँ सर, स्टडी का एक और मीनिंग होता है अध्ययन करना, मतलब किसी भी चीज की नॉलेज लेना, उस चीज की नॉलेज गेन करना। तो सर इससे ईडीएम क्या निकलता है? बड़े ध्यान से समझना। ब्राउन, ब्राउन मतलब क्या होता है? आप ब्लैक हैं? आप बोलोगे नहीं सर। आप व्हाइट हैं? नहीं सर। कहने का मतलब आप अंग्रेज हैं? नहीं सर। आप अफ्रीकन हैं? आप बोलोगे नहीं सर। आप कौन हो? आप ब्राउन हो। हम इंडियंस है ना, तो जो हमारी स्किन का कलर है वो ब्राउन है। बेसिकली हम प्योर ब्लैक भी नहीं है और व्हाइट भी नहीं है, हम कहीं ना कहीं ब्राउन है। तो ये जो आपका ईडियम है ब्राउन स्टडी, ये आप ही से बना है। समझ लो, अगर हम गौतम बुद्ध के टाइम पर जाएं या अभी भी हम देखें इन चीजों को, जो ये मॉन्क होते हैं, ये होते हैं, तो आप इनको देखोगे कहीं ना कहीं डीप स्टेट में होते हैं। किस चीज में? थिंकिंग में। समझ पा रहे हो बात को? वहीं से ये ईडियम निकल कर आया है ब्राउन स्टडी। होता क्या था, अंग्रेज हो गए या जो वो पुराने लोग होते थे वो इन्हें देखते थे, काफी डीप थिंकिंग करते थे, और ये होते कौन से थे? ब्राउन लोग। तो वहीं से अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आप ये ले लीजिए बिल्कुल डीप थिंकिंग में चले गए हैं, अगर आप कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको बोल सकता हूं ब्राउन स्टडी कर रहे हैं। और ब्राउन स्टडी बेसिकली करता कौन था? ये जो मॉन्क्स होते थे। ठीक है? ब्राउन ही होते थे। मतलब इंडिया, भारत जो है वो क्या है, वो इन्हीं ग्रंथों का, इन्हीं के जो जितने भी होते हैं इन्हीं चीजों का ही वो था। तो कहीं ना कहीं ये हमारे से ही निकला है ब्राउन स्टडी। ब्राउन स्टडी का मीनिंग समझ में आया? मतलब पढ़ने में ही समझ में आ रहा है। ब्राउन मतलब आप इंडियंस को सोच लेना, जितने भी हमारे ऋषि मुनि वगैरह वो डीप थिंकिंग में चले जाते थे। ठीक है? तो जो डीप थिंकिंग कर रहा है वो ब्राउन कलर के हम होते हैं। तो ब्राउन स्टडी वहीं से बनकर आया है। क्या? ब्राउन स्टडी। क्या स्टोरी समझ में आई? बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं। स्टोरी, जो स्टोरी आपको बता रहा हूं माइंड में फिट कर लेनी है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इमेज भी दिखाता हूं, उसके बाद में आता हूं इसके सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन क्या बनेगा।
पता चला ब्राउन स्टडी क्या होती है, स्टडी मतलब अध्ययन करना, ब्राउन मतलब गौतम बुद्धा टाइम की या हमारे ऋषि मुनि टाइम की वो स्टडी, मतलब डीप थिंकिंग करना इज कॉल्ड ब्राउन स्टडी। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो विचार करना, मतलब बहुत ही ज्यादा डीप थॉट में चले जाना। इंग्लिश में मीनिंग क्या आएगा इसका, जो आपका सॉल्यूशन होगा, अ स्टेट ऑफ डीप थॉट। स्टेट मतलब अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन जब आप डीप थॉट में चले जाएं, मेडिटेशन करने लग जाएं। ये सारी चीजें आई कहां से, ये सारी भारत से ही स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे करते करते आज ये वेस्टर्न कल्चर में चला गया। योगा वगैरह कहां से आया, भारत से ही तो शुरुआत हुई है। समझो, तो हम और हमारा स्किन का कलर ब्राउन, क्लियर है, ब्राउन स्टडी मतलब डीप थिंकिंग स्टडी। क्या ये याद हुआ? चलो अगले पर चलते हैं। सेकंड है आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बहुत ध्यान से समझना, इसके पीछे की स्टोरी मैंने बनाई है, बहुत बड़े इत्मीनान से समझना है। अगर मैं केवल इस ईडियम को पढ़ के इसका मीनिंग निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, फिट्स मतलब रुक रुक कर, फिट्स मतलब होता है रुकना, झटके लगना, फिट्स मतलब, ठीक है, फिट मतलब झटका लगना, फिट, और स्टार्ट मतलब स्टार्ट हो जाना। अगर मैं आपसे एक चीज की बात करूं, क्या ये इमेज पहचान में आ रही है, ये कौन सा स्कूटर है? सारे बोलोगे चेतक। पंजाब के हो अगर आप तो पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, लड्डा। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो बेसिकली मतलब आप रिलेट कर पा रहे हो चीजों को, अलग अलग नाम से जानते हैं। सर इसका, इस स्कूटर का, इस चेतक का हमारे ईडीएम से क्या लेना देना, बड़े ध्यान से समझना। हनी सिंह के गाने तो सभी ने सुने होंगे, ठीक है, वहीं से इसका हम आंसर निकालेंगे और ये गाना हमें कहीं ना कहीं एक नंबर देगा इंग्लिश में। कैसे, ध्यान से देखना, अगर आपने ये गाना देखा होगा तो आप इस गाने की स्टार्टिंग में देखते होगे ये स्कूटर से आते हैं। कौन सा गाना है, अंग्रेजी बीट, समझ गए होगे सारे। तो जब ये स्कूटर से आते हैं तो इनका स्कूटर ना रुक रुक के चलता है, मतलब बेसिकली होता है, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, चीजें देखी होंगी। जब आप इसको देखते हो ना चेतक स्कूटर, जब खत्म हो जाता है इसका पेट्रोल तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, फिर वो पेट्रोल सा वो सेट हो जाता है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, फिर रुक रुक के चलता है, झटके दे दे के चलता है। वहीं से ये ईडीएम निकला है। अगर मैं इसको रिलेट कर पाऊं, वहीं से ये ईडीएम बना है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब रुके फिर चले, रुके फिर चले। क्या क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको स्टोरी बताना चाहूं इसकी, तो स्टोरी आपके आगे बना दी। आपने सभी ने, मुझे लगता है आप सभी ने ये गाना सुना होगा, सारे ही उस जनरेशन के हैं जिन्होंने ये चीजें देखी होंगी, ये गाना देखा होगा। जिन जिन बच्चों ने गाना देखा है वो तुरंत समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये रुक रुक के स्टार्ट होता था, मतलब कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट। क्लियर हो गया, फिट्स मतलब रुकना, स्टार्ट मतलब कंटिन्यू हो जाना। क्या स्टोरी समझ में आई? अब अगर मैं स्टोरी को इसमें रिलेट कर दूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है, रुक रुक कर किसी भी चीज का चलना या अनियमित रूप से। अगर आप किसी भी सिचुएशन में आपको कोई, हाँ, कुछ भी हो जाए आपको ऐसा जो कि मतलब इरेगुलरली चलने लग जाए, आप किसी कॉलेज में जा रहे हो तो वहां आपकी क्लासेस रुक रुक कर स्टार्ट होने लगी, तो आप वहां बोल सकते हो बाय फिट्स एंड स्टार्ट। मतलब कि रुक रुक कर किसी चीज का चलना, एक पर्टिकुलर उस सीक्वेंस में ना चलना, ठीक है, इरेगुलरली होना। क्या मीनिंग निकलेगा, इरेगुलरली मतलब रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। क्या ईडीएम याद हुआ, स्टोरी पता चली, जिन जिन बच्चों ने गाना सुन रखा होगा उनको तो याद हो गया। अब देखो यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे होंगे फटाफट से गए होंगे, वो गाना सर्च करने लग गए होंगे। समझो, तो ये चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है, फोकस रखो, बने रहो। दो इडियम हमने याद करनी है, अभी मॉक टेस्ट लूंगा, आप बताओगे आपका स्कोर क्या है। ठीक है, चीजें पसंद आ रही है, अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है इसको लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक और आपके कमेंट से ही एक मोटिवेशन मिलता है और लेक्चर आगे बनाने का भी मन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसके पीछे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है। क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक। ध्यान से समझना, हुक मतलब क्या होता है। देखो, मैं एक छोटी सी, अगर मैं इसके पीछे की बेसिकली जो आपको स्टोरी बताऊं तो क्या है, मान लीजिए आप एक तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है, आपने हुक फेंका, वही जो मछली को पकड़ने का कांटा होता है, ठीक है, अब वो फेंका, मछली आ रही है पकड़ में, तो ठीक है, ये तो था बाय हुक, मतलब कि आपने तरीके से करा, ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बाय हुक। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बाय हुक, तो बाय हुक तो ये हो गया, और बाय क्रुक मतलब अगर आप तरीके से ले रहे हो तो वो चीज आ गई, ठीक है, और तरीके से ले रहे हो नहीं आई तो भी उस चीज को पाने के लिए आप कुछ ना कुछ पेच लड़ा रहे हो, तो वो हो जाएगा क्या, बाय क्रोक। कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसको आप कंप्लीट ही करना चाहो अपने अच्छे तरीके से या अपने बुरे तरीके से, मतलब आपको वो चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रोक। इस चीज को ना पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब ये नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अपने एग्जाम्स का ही ले लिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने बोला मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। अब आपके माइंड में दो चीजें बन सकती हैं, एक, बाय हुक और बाय क्रुक, या तो मेहनत करके, नहीं तो नकल से या कैसे भी। दूसरी चीज अगर हम पॉजिटिव सोचे तो हम ये भी तो सोच सकते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक मतलब मैं पढ़ रहा हूं तब तो चाहिए चाहिए, और बाय क्रुक मतलब
कैसे भी दिन रात एक कर दूंगा वो चीजें, मतलब और ज्यादा उस चीज पे पढ़ने लगूंगा और ज्यादा चीजों को करने लगूंगा बाय हुक और बाय क्रुक। आप इस चीज का यूज कर सकते हो। सर इमेज देख, अब आप सोच रहे हो सर आपने स्टोरी तो बता दी, इमेज से क्या रिलेशन है। देखो यही सिचुएशन अभी चल रही है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में क्या था, जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, इनका क्लियरली एक मैसेज है, क्या, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब उनको प्रेसिडेंट बनना है दोबारा। बाय हुक और बाय क्रुक, क्या वो बन पाए? नहीं बन पाए। ठीक है, कौन बन गया प्रेसिडेंट? ये साहब। क्लियर है, कहने का मतलब क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो क्लियरली बोल सकते हैं कि उन्हें प्रेसिडेंट बनना है बाय हुक और बाय क्रुक। अब सर इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। देख लो कैसी सिचुएशन चल रही है, वो इलेक्शन हार गए, फिर भी वो कहीं ना कहीं उस चीज के पीछे कि नहीं भाई मैं ही प्रेसिडेंट हूं, गलत हुआ है, फेक हुआ है, जो भी हो, मतलब उनके माइंड में क्या है, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे तैसे, चाहे सही तरीके से आप इलेक्शन करा के या गलत तरीके से, मुझे ही बनना है। लेकिन डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ऐसे कैसे चलेगा? क्लियर है, लोकतंत्र है भाई, इंडिया में भी लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है ये अमेरिका का। वहां जब ऐसी चीजें चलती हैं, ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर बाद में एक अच्छा भी लगता है कि हाँ भाई लोकतंत्र है और वो चीजें भी सही चल रही हैं। क्लियरली मैं, ये आपको समझ में आया इसके पीछे की स्टोरी, बाय हुक और बाय क्रुक। अब इसका मीनिंग समझते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इस चीज को ना बाद में ही देखा करो आप, क्या है ये, गलत या सही, किसी भी ढंग से कहने का मतलब, आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो आप बाय हुक और बाय क्रुक, हिंदी में पता है क्या मीनिंग निकलेगा, जैसे तैसे। भाई मुझे ये जॉब चाहिए जैसे भी, जैसे तैसे, मतलब चाहे मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाना पड़े, मुझे ये जॉब चाहिए। तो आप वहां इंग्लिश में क्या यूज कर सकते हो, आई वॉन्ट दिस जॉब, आई वॉन्ट दिस पर्टिकुलर जॉब। कैसे? आप क्लियरली बोलोगे बाय हुक और बाय क्रुक। क्लियर है, क्या ये याद हुआ, बाय हुक और बाय क्रुक? ये किसने बोला था बाय हुक और बाय क्रुक? किसने बोला था? डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने इलेक्शन के। इनके माइंड में ये चीजें चल रही होंगी, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे प्रेसिडेंट ही बनना है। क्लियर है, क्या ये चीजें रिलेट हो पा रही है? ये चीजें, और ये इतने बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं, बच्चे यहीं पर आप गलतियां करने लग जाते हो। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला है आपका, कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल। बड़े ध्यान से समझना, ये इडियम मैं तो बोलूंगा 10,000 लाख करोड़ बार आपके एग्जाम में आया है। बिल्कुल, मॉक में आया है, एग्जाम में आया है, इतने बार ही आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। बिल्कुल भी सोचने की वो जरूरत नहीं है कि सर, और मजे की बात यह है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसको गलत करा है। क्यों गलत करें? क्योंकि आप इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते। समझ पा रहे हो? बड़े ध्यान से समझना, इसके पीछे की एक जो रियल स्टोरी है मैं आपको वो बताता हूं, और आप इसको समझोगे तो आप बड़े ध्यान से समझ जाओगे। ये जो न्यू कैपिटल है ना, ये क्या है सर? ये एक जगह का नाम है। कहां पर है ये? लंदन में। क्लियर है, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन में एक जगह है, एक मतलब जगह है, प्लेस है, उस प्लेस का नाम है न्यू कैपिटल। जैसे हमारा दिल्ली, आप हो कहां से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, तो इसी तरह से एक स्टेट है, एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है? न्यू कैपिटल। अब सर इससे मीनिंग क्या निकलता है, बड़े ध्यान से समझना। ये जो न्यू कैपिटल है, जब ये अपना मुहावरा बना था, उस समय की बात बता रहा हूं। उस समय ये जो न्यू कैपिटल था, ये सिटी फेमस थी कोल के लिए, कोयले के लिए। मतलब कि जैसे होता है ना हमारे यहाँ भी, हम बोलते हैं कि हमारा जो कर्नाटक है, साउथ है, वो क्या बोलते हैं, मसालों के लिए फेमस है। ठीक है, वास्को डिगामा भी मसालों की खोज के लिए आया था, तो हम बोल देते हैं कि जो साउथ है वो पर्टिकुलरली मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए फेमस है। इसी तरह से ये जो न्यू कैपिटल था, ये जो स्टेट था, क्या अभी भी है, लेकिन जब ये उस समय किस चीज के लिए फेमस था? कोयले के लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जवाब देना है। अगर कोई जगह कोयले के लिए फेमस है, मतलब वहां से कोयला ही कोयला निकलता है, तो आप वहां जाकर कोयला बेचोगे तो क्या वो बिकेगा? पहला सवाल। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में देखना चाहो, सऊदी अरब में जाके आप पेट्रोल बेचो, क्या कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो खोदेंगे, वहां से पेट्रोल निकल रहा होगा। समझ पा रहे हो? तो वहीं से ये आपका ईडीएम बनकर तैयार हुआ था, और पेपर में इतने बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। आज आपको स्टोरी पता चल गई, कभी गलत नहीं होगा। क्या है ये? न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल क्या था सर? न्यू कैपिटल जगह का नाम है जहां कोयला का भंडार ही भंडार है। अब हुआ क्या, आप कैरी द कोल, आपने कोल को कैरी करा, ये इमेज देखो अब आप, ये इन्होंने कोयले को कैरी कर रखा है, और ये बेचने जा रहे हैं कहाँ? न्यू कैपिटल की तरफ, मतलब उस शहर में बेचने जा रहे हैं। तो क्या अब ये लोग गए और वहां बेचा, क्या वो बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं। जो जितनी मेहनत लगी होगी, एफर्ट लगेंगे, सारा बेकार गया। वहां तो बिकना नहीं है। कहाँ बिकेगा? आप यहाँ लाके बेको, जहां बिल्कुल उसकी कमी हो। समझ पा रहे हो? तो ये कहां से निकल कर आया अभी, कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल। कहने का मतलब क्या है, अगर आप न्यू कैपिटल में जाकर कोल बेचोगे तो वो बिकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां भंडार है उसका। क्या स्टोरी समझ में आई? अब इसका आंसर देखते हैं। बेवजह मेहनत करना, कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल, मतलब बेवजह ही मेहनत करना, किसी भी ऐसे एफर्ट, किसी भी चीज में ऐसा एफर्ट। अब ये रिलेट नहीं करता कोयले को,
ईडियम जो है मुहावरे का मीनिंग ही होता है कि किसी एक कहानी को लेकर उसका मीनिंग बन गया, फिर आप अगर वैसी ही घटना घट रही है किसी भी चीज में या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप उसको रिलेट करके बोल सकते हो। समझ पा रहे हो? तो ये वहीं से रिलेट हो जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं ईडियम और फ्रेजेस। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, बेवजह आप किसी भी चीज की बेवजह मेहनत कर रहे हो। एक हमने एग्जाम्पल ले लिया कि मान लीजिए आपकी आपकी आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास केवल 10 दिन है। क्लियर है? और चाहकर भी वो चीज नहीं हो सकती, चाह कर भी नहीं हो सकती, आप बेवजह ही उसकी मेहनत कर रहे हो, या आपके एग्जाम की डेट ही निकल गई, आपकी एज ही निकल गई, आप फिर भी तैयारी कर रहे हो कि नहीं, हो सकता है 2 साल बाद डेट बढ़ जाए, मतलब जो एज है वो बढ़ जाए, कि अभी 25 साल तक एज होती है कि अब एज 28 हो जाए, क्या पता, मतलब आप तैयारी, मतलब बेवजह ही तैयारी कर रहे हो। क्या मेरी बातें रिलेट कर पा रहे हो? एग्जाम्पल आज की ही दे रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, बेवजह मेहनत करना। आप इस चीज को ये भी बोल सकते हो, बेवजह मेहनत करना, स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग वेस्ट। कुछ भी मतलब बेकार करने में आप उस चीज को क्या कर रहे हो, अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो अपनी वो। ठीक है? इसकी जगह आप क्या बोलोगे, इस चीज को, इस ईडियम का यूज करोगे, और आज के बाद आप सारे इसी ईडियम का यूज करोगे। कुछ भी चीज आप वेस्ट कर रहे हो, बेकार में यूज कर रहे हो, जैसे आप फोन का यूज करते हो, देर देर रात तक लगे रहते हो, किस चीज में, आपको पता होगा, रात रात भर आप फोन में लगे रहते हो, पढ़ने के लिए नहीं लगे रहते। बट 1% बच्चा होगा जो पढ़ता होगा रात में। ठीक है? रात में एक बच्चे ने मेरे को भेजा था, सर रात में जागने वाला हर बच्चा आशिक नहीं होता। वो बात भी ठीक है, तो मैं वही बात आपको बता रहा हूं, बेवजह मेहनत करना। अगर आप रात को देर रात तक मैसेज करते हो, वो कर रहे हो, तो वो एक तरह से क्या है, टाइम वेस्ट ही है। तो आप बोल सकते हो क्या, कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो कोल को न्यू कैपिटल ले जा रहा हूँ, मतलब वो बिना बात में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो सोने का समय था और मैं उस समय टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्या ये बातें समझ आ रही? बिना वजह मेहनत कर रहा हूँ। क्या इडियम क्लियर हुआ? कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल का मतलब क्या हुआ, बिना वजह, मतलब कि टाइम वेस्ट करना और एनर्जी वेस्ट करना। याद हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बार एग्जाम में आया है। सीजीएल जैसे एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं। चिकन हार्टेड, अब देखो ये पढ़ने में ही इसका आंसर आ गया। इसके पीछे क्या स्टोरी बताऊं मैं आपको। चिकन लेने सारे गए, अब जो जो बच्चे चिकन लेने जाते हैं मार्केट, वो देखते ही इसको समझ जाएंगे। चिकन जो होता है उसका हार्ट कैसा होता है, दिल, ये देखो। उसको हर समय एक डर सताता रहता है कि अभी मुझे निकालेंगे और चिकन, क्या बोलते हैं वो, हाँ, विनर विनर चिकन डिनर हो जाएगा। समझ गए होंगे पबजी वाले खिलाड़ी अपने, क्या समझ गए होंगे कि भाई चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है। चिकन हार्टेड का मतलब होता है सर, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां बंदा डर जाए, या कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल डरपोक हो, किसी भी चीज में वो बिल्कुल डरपोक हो, मतलब बिल्कुल ही उसका जो दिल है वो बहुत ज्यादा वीक है उन चीजों को लेकर, वो नहीं उन चीजों को कंट्रोल कर पाता, नहीं देख पाता किसी चीज को, तो आप क्या यूज करोगे, चिकन हार्टेड। मतलब क्या इसका मतलब ये हो कि उस बंदे के अंदर चिकन का हार्ट है? नहीं, उसके अंदर चिकन का जो हार्ट होता है वैसा ही हार्ट है, वो नहीं है। मतलब चिकन का जो हार्ट होता है, जो मुर्गा होता है या जो मुर्गी होती है, उसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, कमजोर होता है, बहुत ही डरपोक टाइप होता है, वो हर समय डरता रहता है। समझ रहे हो? तो वहीं से ये चीज क्या निकला, चिकन हार्टेड, मतलब कि कायर। ठीक है? मतलब कि करेज नहीं है बिल्कुल, मतलब डरपोक टाइप का, कायर टाइप का, ठीक है, काउवर्डली। ठीक है, लैकिंग ऑफ करेज, जिसमें करेज ना हो। क्लियर हो गया क्या था ये, चिकन हार्टेड। पता चला? अच्छा, अगर मैं इसी में एक और ईडियम जोड़ दूं, 45 का पार्ट ए है नहीं इसमें, लाइन हार्टेड। लाइन हार्टेड मतलब हम सारे बोलते हैं क्या, शेर दिल इंसान, तो वो तो शेर दिल इंसान है। ठीक है, वो तो शेर दिल है। शेर दिल मतलब जिगर वाला, मतलब कि इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चिकन हार्टेड का सेम अपोजिट हो जाता है लाइन हार्टेड, वो भी ईडियम है लेकिन वो नहीं आता। ये चिकन हार्टेड बहुत बार आया आपके एग्जाम में, मैं आपको प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूं, और यही एग्जाम में रिपीट होंगे। 80% यही रिपीट होंगे, गारंटेड रिपीट होंगे। क्लियर है? क्या इसका मीनिंग पता चला? चिकन हार्टेड मतलब कमजोर, चिकन हार्टेड पढ़ते ही समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, कुक एंड बुल स्टोरी। अच्छा एक बात बताओ, एक मुर्गे को लिया मैंने और एक मैंने सांड को लिया, उन दोनों की मैं आपको, मतलब इन दोनों कैरेक्टर को लेकर मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोला कि भाई एक मुर्गा एक सांड के ऊपर बैठा हुआ था और ये लोग मजे से जा रहे थे, मतलब एक कोई भी कहानी बताकर मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से कैरेक्टर लिए, एक मुर्गे को लिया मैंने और एक बुल को लिया। क्या इन दोनों को लेकर मैं कोई कहानी बना रहा हूँ, क्या वो चीज बन पाएगी? कहानी बन पाएगी, लेकिन वो एक कैसी रहेगी, वो एक मनगढ़ंत कहानी रहेगी, मतलब ऐसे ही इमेजिनेशन में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज को देखो, इस इमेज में क्या है, बुक में से क्या निकल रहा है भाई, सांड निकल रहा है, और ये क्या है, मुर्गा निकल रहा है, इसके ऊपर वो गिटार बजाते हुए। क्या पॉसिबल है? मतलब कहीं ना कहीं फेक चीजें चल रही हैं। तो आप इस ईडियम को पढ़ते ही क्या समझोगे, कुक एंड बुल स्टोरी। भाई सर ने बताया था इन दोनों की स्टोरी मतलब फेक स्टोरी होती है, मतलब अगर मैं इन दोनों की कोई कहानी आपको बताऊं, वो मनगढ़ंत कहानी है।
कैसी कहानी? फेक कहानी। स्टोरी का मतलब कहानी, लेकिन अगर वो कुक एंड बुल की स्टोरी है तो इसका मतलब क्या है? मनगढ़ंत कहानी है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया। क्या बन जाएगा इसका आंसर? मनगढ़ंत कहानी। क्या ये चीज पता चली? अगर क्लियर है, क्या हो जाएगा? मनगढ़ंत कहानी। कौन? ठीक है, मनगढ़ंत कहानी मतलब कि कोक एंड बुल स्टोरी। क्या ये चीज पता चली? क्लियरली आपको बस चीजें पढ़नी है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, हर एक ईडियम के अंदर ही इसका आंसर छुपा होता है। अगर आप उस चीज को पढ़ पाए, उस स्टोरी को रिलेट कर पाए, तो आप इसका आंसर निकालेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्रोकोडाइल टीयर। बड़े ध्यान से देखना, इसके पीछे बहुत ही मस्त कहानी क्या है, आप सभी ने फेस किया होगा जितने बंदे जू गए हैं, चिड़ियाघर गए हैं। आप में से कौन कौन गए हैं चिड़ियाघर? आप मुझे एक बात बताइए, कौन कौन गए हैं? कमेंट्स करो, कमेंट्स करो, कौन कौन गए हैं, देखता हूँ सभी के कमेंट्स। करो भी, करो। मैं क्या कह रहा हूँ, क्रोकोडाइल टीयर। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। एक बार मैं जू गया था, तब मैंने देखा एक मगरमच्छ सा, ये बिल्कुल सेम इसी तरह से होते हैं, पड़ा हुआ है। आंखें खुली हैं तो बिल्कुल खुली हैं, आंसू आ रहे हैं तो मतलब आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये तो पुतला है। बिल्कुल, जिन जिन बच्चों ने फेस किया होगा, देखा होगा, नहीं देखा तो आगे देखना ये। और एक वार्निंग भी है ये। क्या होता है भाई, वो बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं है, आंखों से आंसू आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है। ये लगेगा कि यार ये तो नकली है। समझ रहे हो? हमारा मतलब अंदर से फीलिंग आएगा कि जाकर इसको टच करो, इसको छेड़ो। तो कहीं ना कहीं ये वहीं से कहानी आ रही है। क्रोकोडाइल टीयर मतलब कैसे होता है? दिखावटी आंसू। जो मगरमच्छ होता है वो अपनी जो इमेज बना के रखता है दिखावटी, ताकि बंदा आए उसके पास और वो उसको पकड़ ले। ठीक है, वो उसको अपना शिकार बना ले। तो क्रोकोडाइल टीयर कैसे होते हैं? नकली आंसू, दिखावटी आंसू, केवल आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अगर कोई बंदा आपके आगे वो सिचुएशन क्रिएट कर दे, ठीक है, वो दिखावटी वाली, तो आप बोल सकते हो क्या, कि वो क्या कर रहा है? वो क्रोकोडाइल टीयर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो मगरमच्छ के आंसू है। सुना होगा हमने हमने हिंदी में ही हमने कितने बार हमने बोला क्या? मगरमच्छ के आंसू। ये मगरमच्छ के आंसू यहां मत दिखा। याद आया? ये मगरमच्छ के आंसू यहां मत देखा, बस वही है। मगरमच्छ के आंसू मतलब नकली आंसू। ठीक है, अब फॉल्स डिस्प्ले यहां मत दिखा, मगरमच्छ के आंसू यहां मत दिखा मतलब दिखावटी आंसू। क्या ये क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। अगला अपना क्रॉस शॉर्ट। इसको बड़े ध्यान से समझना, क्या मीनिंग है इसका। अगर हम पहले के जमाने की बात करें, जब राजा महाराजा थे, उस समय की बात करें, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। जब बात राजा महाराजा की, तब क्या होता था? लड़ाइयां होती थी। सर किससे? बंदूकों से नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं, किससे? तलवारों से होती थी, होती थी। अब इस लड़ाई को बड़े ध्यान से देखना। ये देखो, जैसे ही दो लोग लड़ते थे तो सबसे पहले क्या होता था? वो आपस में आते थे, तलवार को क्या करते? क्रॉस कर देते थे। क्रॉस मतलब ये क्रॉस बन जाता था। ये देखो फॉर एग्जाम्पल, ये पिक्चर को देखो बड़े ध्यान से, बन गया। और वो हाथ पकड़ के फिर वो लड़ते रहते थे, गोल गोल घूमते थे, वो उस पर पुश करता था, वो उस पर पुश करता था। तो वहीं से ये स्टोरी बनकर आ गई, वहीं से ये ईडियम बनकर आ गया। क्या? क्रॉस स्क्योर्ड। इसका मतलब क्या है? लड़ना। कहने का मतलब, अगर आप दो तलवारों को इस तरह से रखते हो, तो इसका मतलब है एक लड़ाई जैसी सिचुएशन। मतलब ये नहीं कि लड़ाई ही हो रही है, कहने का मतलब लड़ाका या वॉरियर। ठीक है, तो उसके लिए हम इस सिंबल को यूज करने लगे। ठीक यही सिंबल आगे चलकर और आज की डेट में हमारी इंडियन आर्मी के सिंबल में भी यही यूज होता है। या इंडियन आर्मी या बहुत सी डिफेंस में, या आप कहीं देखोगे कहीं कराटे सिखाए जाते हैं, या कहीं कोई गेम है, ठीक है, कोई ऐसा गेम है जो कि वॉर वाला गेम है, तो देखोगे उसके जो लोगो होगा उसमें आपको तलवार दिखेंगे ऐसी दो, इस ऐसे क्रॉस में। ये मतलब क्या बन गया? ये एक तलवार, दूसरी तलवार, ये क्रॉस में है तलवार। समझ पा रहे हो? तो वहां से बना क्या? क्रॉस। शॉर्ट मतलब वही भाला, वही तलवार। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? टू क्यूरल और फाइट मतलब कि लड़ना। सीधे मतलब पढ़ते ही मीनिंग समझ में आ रहा है। और ये चीजें बनी कहां से, इसके पीछे कहानी क्या थी, ये कहीं ना कहीं यहां से रिलेट करता है। उस जमाने से करता है जब लोग लड़ते थे तलवारों से, तब वो कट बन जाता था। ठीक है, वो करते करते आज हम उसको अपने सिंबल्स में यूज करने लगे, और आज आप देखोगे इंडियन आर्मी में भी यही सिंबल का यूज होता है। क्या ये क्लियर हुआ? चलो अगला देखते हैं। क्राई फॉर द मून। बता दो सच सच, किस किस की ऐसी कंडीशन हुई है? ईमानदारी से बताना। ट्राई फॉर द मून। अब इसको समझना, बड़े ध्यान से समझना, इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी किस पे है? आप पर है, आप सभी पर वेट है। बड़े ध्यान से समझना। हुआ क्या भाई, एक बार एक पर्सन ने बोला अपनी मित्र को, अपनी महिला मित्र को, क्या बोला उसने? उसने बोला मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। और हुआ क्या, ये उसको सीरियस ले गई। आपने वो देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी आई थी जीरो करके। हाँ, हमने तो मजाक में बोला था कि चांद तारे तोड़ कर ला सकते हैं, हम तो सच में ही चले। समझ लो, वहीं से हमारा ईडियम निकला। देखो स्टोरी को समझना है।
मैं जितना इसको बेसिक बनाकर, जितना एक बिल्कुल अपना वैसा लेवल बना के सिखा सकूं, सिखाना है। पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ ये। क्राई फॉर द मून, पढ़ने में समझ में आ रहा है, क्राई मतलब रोना, किस चीज के लिए? चांद के लिए रोना। क्यों रोएगा कोई बंदा चांद के लिए? जब आप उसको बोलोगे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, अब यही बात हुई आगे। आप तो बोलते हो, क्यों? आपको तो वो एक बनाना है कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं। ला सकते हो ना, बिल्कुल ला सकते हो। क्यों? अब तो ये बैठ गई बस जिद पे। अब जो आपकी महिला मित्र है, वो तो जिद पे आ गई कि मुझे चाहिए तो चांद ही चाहिए। मतलब अब वो रोने लग गई। किस चीज के लिए रोने लग गई? क्राई फॉर द मून, चांद के लिए रोने लग गई। सर मीनिंग क्या निकला? बड़े ध्यान से समझना। अगर कोई बंदा चांद के लिए रो रहा है या कोई बंदी चांद के लिए रो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है? वो किस चीज के लिए रो रही है? किसी ऐसी चीज के लिए जो पॉसिबल है ही नहीं। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो पॉसिबल ही नहीं है, आप उस चीज के लिए रो रहे हो, आप उस चीज के लिए जिद कर रहे हो। बस वहीं से ही मीनिंग निकल कर आ गया। अगर आप चांद के लिए रोगे, क्या चांद को तोड़कर ला सकते हैं? कितनी फिल्मों में ये बात है कि मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा। अरे यार बस, चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो यहां से हमारे मतलब खामा खाम में इन लोगों ने एक ईडियम तैयार करवा दिया, जिसके पीछे कहानी बना के इतना मेरे को पढ़ाना भी पड़ रहा है। समझ लो, क्राई फॉर द मून मतलब, समझ गए ना? पढ़ने में समझ में आया। क्राई फॉर द मून मतलब चांद के लिए रोना, कहने का मतलब किसी ऐसी चीज के लिए जिद करना, किसी ऐसी चीज के लिए रोना जो पॉसिबल ना हो। ठीक है? मीनिंग क्या निकलेगा इसका? क्राई फॉर द मून, किसी असंभव वस्तु की कामना करना, कोई भी ऐसी चीज जो पॉसिबल है ही नहीं, और आप उस चीज के लिए विश कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? डोंट क्राई फॉर द मून। क्या बोलोगे आप? डू नॉट क्राई फॉर द मून। चांद की मतलब उस चीज के लिए, आप पर्टिकुलर चीज के लिए मत रोइए, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? और आप उस चीज के लिए रो रहे हो। तो ये बातें अब आप क्या करना, देखो, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये रोना धोना बेकार है, वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती, तो अब ये सारा मत बोलो, डायरेक्ट उसको एक ईडियम भेज देना। टेक्स्ट पे क्या लिखो, भेजोगे ईडियम? डोंट क्राई फॉर द मून। ठीक है? बस वो समझ जाएगी। नहीं समझेगी तो मेरी वीडियो का लिंक दे देना, तो उसको पढ़ के समझ जाएगा और समझ जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्राई फॉर द मून का मतलब क्या है? किसी असंभव वस्तु की कामना करना। असंभव मतलब जो पॉसिबल ही ना हो। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं। हर एक के पीछे एक स्टोरी बता रहा हूं आपको, ताकि चीजें आप रिलेट कर पाओ। अभी मॉक लगाएंगे, उसमें देखेंगे क्या स्कोर करते हो आप। अगला, आपको बोलना जरूर है। आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सारे मेरे साथ ही बोल रहे हो हर एक में। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मतलब कि अगर दूध फैल जाए और आप रो रहे हो। अब दूसरी सिचुएशन आ गई। अब एक बच्चा है, उसको दूध दिया गया और उसने क्या करा? पिला दिया। अब वो रो रहा है। क्या वो दूध दोबारा से उसमें वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। समझ रहे हो? कोई भी ऐसी चीज, कांच था, कांच टूट गया, अब आप रो रहे हो। या एक बहुत ही सेंसिटिव कहीं तो, अब कोई बंदा आपको छोड़ के चला गया, आप रो रहे हो, क्या वो वापस आ सकता है? मतलब अगर आ सकता है तो आप डबल रोइए, मेरे को भी बुलाइए, मैं भी आपके साथ रहूंगा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो आप? वो चीज नहीं, वो इमोशंस है, वो चीजें, वो ठीक है। वहीं से हमारा ईडीएम कहीं ना कहीं बनकर आ गया। क्या? अगर दूध फैल जाए तो क्या वो दोबारा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। आप रोने लग जाओगे, दूध फैल गया, दूध गिर गया, दूध गिर, वो वापस ही नहीं आ सकता। वो दोबारा उस कंडीशन में हो ही नहीं सकता। फिर रोने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मतलब आप बिना बात में कोशिश कर रहे हो, कोई उसका आउटकम निकल के नहीं आने वाला। कहने का मतलब क्या हुआ? क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क, दूध फैलने के बाद आप रो रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? व्यर्थ में पछता रहे हो। मतलब बिना बात का रिग्रेट कर रहे हो, उसका कोई भी लाभ नहीं। अगर हाँ, आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और आप रिग्रेट कर रहे हो, क्या वो क्लियर हो जाएगा रोने से? अगर हो जाएगा तो मुझे भी बुलाना, मैं भी आपके साथ में दो चार बार रोऊंगा। हो जाए भाई, मेरा काम आपका एग्जाम करवाना है ना, आपको एक अच्छा वो चीज करवाना, आपका स्कोर इंप्रूव करवाना, मैं भी रो लूंगा। समझ पा रहे हो? कहने का मीनिंग क्या है? क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है सर, व्यर्थ में पछताना, बिना बात में। मतलब जो चीज नहीं हो सकती, मैं तब भी उस चीज के लिए क्या करूं? जिद कर रहा हूं और बाद में रिग्रेट कर रहा हूं। वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अब क्लियर है? क्राई ओवर स्पेल्ड मिल्क का मतलब क्या है? बिना बात में पछताना। रिग्रेट इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन, मतलब जो हो ही नहीं सकता, आप उस चीज के लिए रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। क्लियर हो गया? 50, अब तक हम 1 से लेकर 50 ईडियम्स को याद कर चुके हैं। पढ़ नहीं चुके हैं, याद कर चुके हैं। फर्क है दोनों चीजों में। आपको याद हो गए हैं। अगर आप पहले लेक्चर से मेरे साथ बने हैं, तो मेरा वादा है कि आप 1 से लेकर 50 कर चुके हैं हम। आप खुद चेक करना, इन 50 में से आपका जो स्कोर है वो 45 प्लस आ रहा होगा। और इस बात का दावा है कि आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए 4 से 5 ईडीएम्स आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में, या 1 से 2 ईडीएम आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 50 में से एक आधा फंस ही रहा होगा। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है ये, जो भी मैंने करा है। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, शेयर जरूर करना अपने ग्रुप्स में, स्टेटस पे लगाओ, कैसे भी करो, इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ताकि हम इस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाए। ठीक है? चलो अब आपका स्टार्ट करते हैं क्या? मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट इन द सेंस एक छोटा सा टेस्ट है 10 मार्क्स का। किस चीज को लेकर है सर? अभी हमने जो पढ़ा है बस मैं उसी का आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। क्या देने के लिए आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी होने चाहिए। आप बोलोगे सर एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, बिल्कुल नहीं करना। अभी मैंने जितनी भी स्टोरी बताई ना वो माइंड में बैठी हुई है। जिन बच्चों को नहीं याद हुआ घबराना नहीं है, हमने अभी 10 सीखे हैं ना। अभी आप मोक लगाओगे ना, अगर आपका रिकॉल नहीं होगा ना, अब आप ऑप्शन देख के समझ जाओगे। पहले तो मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम में चीजें कैसे आएंगी और किस तरह से आप उसको सही करेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे क्या कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, कमेंट करना कोई मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं मोक। अब मेरा बोलना होगा बंद और आपका बोलना और समझना सुनना होगा स्टार्ट। चलो, पहला, क्राई फॉर द मून। ऑप्शन पढ़ो और अब आपका टेस्ट है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल टेक आंसर, टेक आंसर। क्या हो जाएगा? बी पे सर टिक लगाया मैंने, क्यों लगाया बी पे? पढ़ो और इसका आंसर दो। आपको ये देखना आपके कितने गलत हुए 10 में से। अगर 10 में से एक गलत है तो आपका मार्क्स आएगा 9। अगर आपके दो गलत हैं तो आपका स्कोर आएगा 8। अगर आपके तीन गलत हैं तो आपका स्कोर आएगा 0। ये बात क्लियर हुई? तीन गलत का मतलब है कि आपने सही से नहीं देखा लेक्चर। ठीक है, सभी का अगर गलत हो रहा है तब मेरे में कुछ कमी है, लेकिन अगर बच्चे ला रहे हैं 10 आउट ऑफ 10, अगर बच्चे ला रहे हैं 9 आउट ऑफ 10, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप उस चीज को लैक कर रहे हो। क्लियर है ना? और ऐसा अब तक कोई भी बच्चा नहीं हो जिसके 7 या 6 आ रहे हो। ठीक है, मतलब एक कहीं ना कहीं वो आ रहा है रिस्पॉन्स कि आप काफी अच्छे से सीख रहे हैं चीजों को। अगर आपका स्कोर कम भी आ रहा है, 5 6 भी आ रहा है, तो आप मुझे बताओ। पर्सनली मैं उस चीज पे आप पे काम कर रहा हूँ और वो चीजें इंप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे कमेंट करना, मैं एक एक बच्चे का देखता हूँ। क्या इसका आंसर हो जाएगा? क्राई फॉर द मून। मतलब क्या हो जाएगा? टू डिजायर द इम्पॉसिबल। जो चीज असंभव है मैं उस चीज के लिए क्या कर रहा हूँ? डिजायर कर रहा हूँ। 20 सवाल का उत्तर। मैं ए को चेक करूंगा, टू अट्रैक्ट नहीं हो सकता। बी देखूंगा मेरा उत्तर, मैं सी और डी को चेक नहीं करूंगा। ये क्या लॉजिक है? मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, पेपर में भी यही दिमाग लगाना है। ज्यादा समझदार, ज्यादा वो शाना बनने की जरूरत नहीं है कि आप सी और डी भी पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट होगा बिना बात में। आगे चलते हैं। सेकंड, क्या है? क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब कि दूध फैल जाने के बाद आप रो रहे हो। मैं एक मीनिंग बता रहा हूँ, आंसर नहीं बताऊंगा आपको, आंसर आपको बताना है। क्या होगा? इंसल्टेड, फील गुड, रिग्रेट, इन वेन फॉर व्हाट कैन नॉट बी डन। हाँ सर, सी उत्तर है, डी नहीं, डी को चेक ही नहीं करूंगा। और ये दोनों तो उत्तर ही नहीं थे। क्लियर है? सी सवाल का उत्तर है। पहले आप कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं। समझना है तो बैक करो और दोबारा इस पे जाओ और समझो इसको। अगला, ब्राउन स्टडी। मेकिंग मनी, नहीं सर। अ स्टेट ऑफ डीप थॉट, बिल्कुल सर। 20 सवाल का उत्तर, सी और डी चेक नहीं करूंगा। क्या मैं आपसे जल्दी बता रहा हूँ? अगर ऐसा है तो टाइमर चला देते हैं, बताओ चला दे? चलो ठीक है, टाइमर चला दिया। टाइम अप। ठीक है, मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि कई बच्चे बोल रहे थे सर आप बोलते हो ना तो वो पढ़ने में डिस्टर्बेंस हो जाता है। क्लियर है? मैं उस समय थोड़ा शांति रहूंगा। क्या है? बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फोर्थ ईयर आपका। क्या बनेगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट? मतलब कि रुक रुक कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? रेगुलरली, आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? एबीसीडी पढ़ोगे नहीं बन रहा होगा। क्लियर है? अगला देखते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक। गलत और सही का ध्यान रखना, आप स्कोर बताएंगे वही एनालिसिस होगा। पढ़ा क्या, मेहनत करी, वो अभी आपको पता चल रहा है। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब टाइम अप। क्या होगा भाई? इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बाय एनी मीन्स, राइट और रॉन्ग। सही गलत किसी भी तरीके से वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए। एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप वाला याद कर दो। क्लियर है? बाय हुक और बाय क्रुक, सी सवाल का उत्तर। अगला, क्रॉस शॉर्ट मतलब, अब बताओ। इंडियन आर्मी में ऐसा लोग होते हैं। क्या हो जाएगा इसका? इस सवाल का उत्तर है, देखो अब आप चीजें समझ पा रहे होगे। अब आपने देखा हाँ सर ए आ गया और ए ही है फाइट। ठीक है, लड़ना, यही इस सवाल का उत्तर है ए। तो जिन जिन बच्चों ने बी और सी को नहीं देखा, पढ़ा तक नहीं, वेरी गुड। वो समझ गए हैं कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ और आपने कैच कर दिया। अगर आपने ए को पढ़ने के बाद भी बी और सी को पढ़ा तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं कमी है। मतलब मैं जो देना चाह रहा हूँ आप वो नहीं ले पा रहे। बी और सी को बिल्कुल भी कोई भी बच्चा चेक नहीं करेगा। बीसीडी को, बीसीडी चेक करा तो पाप लग जाएगा। ए उत्तर हो गया इसलिए। आगे चलो। कोक एंड बुल स्टोरी। क्या होगा? सर ए चेक करा, टू शेयर वंस। चलो आप बताओ, मैं नहीं बता रहा।
आप बोलोगे सर ये 1 2 3 4 5 क्या लिख रहे हो, ये मैं टाइमर चला रहा हूँ, अपना देसी टाइमर है, 5 सेकंड का टाइम है आपको, ठीक है। ए नहीं हो सकता, इसका उत्तर बी है, आप फेक स्टोरी सी और डी को चेक नहीं करूंगा। क्लियर है। अगला टाइमर चलाऊंगा, आपको बताना आंसर लगाना है, केवल 5 सेकंड मिलेंगे, स्टार्ट टाइम। टाइम अप। मतलब ये 5 सेकंड 10 सेकंड इसीलिए कि आप इसको पढ़ो और आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा, चिकन हार्टेड मतलब कमजोर, कायर, इस टाइप का बंदा। अगर देखे तो है लैकिंग करेज, सी इस सवाल में। आप देखोगे ना, आपको डायरेक्ट आप एबीसी को इस तरह से देख भी नहीं पाओगे। हैप्पी होगा नहीं यार, अनहैप्पी होगा नहीं यार, क्या है, लैकिंग करेज। डी चेक नहीं करूंगा मैं, डी बिल्कुल नहीं चेक करूंगा, सी उत्तर हो गया। आगे चलो। कैरी द कोल टू न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल क्या है, एक स्टेट था जहाँ कोयला भरा रहता है। कहानी बता दी, आंसर आपको बताना है। टाइम अप। टाइम अप। तो बताओ क्या होगा इसका। क्या हो जाएगा सर। डी को अगर मैं देखूं, वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी। समझ गए ना, क्यों नहीं समझे तो स्टोरी देखो, बैक जाओ। अगला, क्रोकोडाइल टीयर। मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताया था, मैं जू गया, वो क्रोकोडाइल था मगरमच्छ ऐसे ही। मतलब वो दिखावटी आंसू थे उसके, मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये बिल्कुल शायद क्या बेहोश हो गया या मर गया, क्या हो गया, मतलब बिल्कुल दिखावटी। ये रियल है, आपके साथ भी होगा। किस किस के साथ हुआ है नीचे कमेंट करके एक बार बताना मुझे, किस किस के साथ हुआ है ये क्रोकोडाइल टीयर वाला सीन। बिल्कुल रियलिटी है, रियल बेस ईडीएम है ये। आंसर बता दो मुझे पहले, क्या हो जाएगा। वेरी हैप्पी, क्या हो जाएगा। वाज पजल एंड सरप्राइज, अ फॉल्स डिस्प्ले, बिल्कुल सर, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। डी को मैं चेक नहीं करूंगा, बी उत्तर नहीं है। क्या है, दिखावटी। फॉल्स डिस्प्ले मतलब कुछ ऐसा डिस्प्ले करना जो फॉल्स हो, दिखावटी हो। क्लियर है, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे आपके 10 में से कितने स्कोर आए, ईमानदारी से बताओगे। कम भी आए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करूंगा आगे उस चीज को बढ़ाने के लिए। अगर आपका स्कोर बढ़िया आ रहा है, चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो आप मुझे पर्सनली बताइए कि चीजें कैसे पसंद आ रही है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लेक्चर को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, बने रहिए। डेली आपके लिए मंडे टू फ्राइडे डेली आपको वो कैब मिलेगा, डेली मॉर्निंग में। क्लियर है, बने रहिए, थैंक यू।